बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा ने कभी अब्बा के सामने बनाव सिंगार ना किया था। वो खुद को हर वक्त मैली और गंदी सी हालत में रखती थी, मगर फिर भी मेरे अब्बा अम्मा पर जान छिड़कते थे। एक दिन अचानक अब्बा फौत हुए तो उस दिन पहली बार मैंने अम्मा को सजा संवरा देखा था। वो अब्बा के जनाजे पर बैठकर मातम के बजाय जश्न मना रही थी, मगर जब अब्बा को दफन करने लगे तो मुझे अचानक अब्बा की वसीयत याद आ गई, जब उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे अपनी जान से प्यारी बीवी की तस्वीर के साथ दफन करना और मगरिब के वक्त मुआवजा देखना। मैंने ऐसा ही किया, मगर जो ही मगरिब की अजान हुई तो मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। मेरे अब्बा की शादी उनकी पसंद से हुई, ना कि उनके घर वालों की पसंद से। अगर उनके घर वालों की पसंद शामिल होती तो वो कभी भी एक दूसरे के नहीं हो सकते थे। इसीलिए उन्होंने घर वालों को छोड़कर एक दूसरे की मोहब्बत अपना ली। स्कूल के जमाने से ही अब्बा अम्मा की खूबसूरती के दीवाने थे। पहले पहल तो उन्होंने ये मोहब्बत अपने दिल में ही छुपा कर रखी। अब्बा छुप छुप कर अम्मा को देखा करते, मगर कभी अम्मा से इजहार मोहब्बत करने की हिम्मत ही ना हुई। स्कूल के बाद कॉलेज में भी अम्मा की खूबसूरती के चर्चे पूरे कॉलेज में थे। बहुत से लड़कों ने अम्मा की खूबसूरती से मुतासिर होकर अम्मा को प्रपोज किया, मगर अम्मा किसी को खातिर में कहाँ लाती थी। अब्बा ने मौका गनीमत जानकर अम्मा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, ये जाने बगैर कि उन दोनों के घर वाले एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। अम्मा ने अब्बा को इनकार कर दिया। अम्मा जो अब्बा के जज्बात को बखूबी जानती थी, इस बात से बेखबर थी कि अम्मा के इनकार की वजह से अब्बा पर क्या गुजरेगी। अब्बा पूरे कॉलेज के सामने अम्मा का हाथ पकड़ते हुए बोले, नरमीन, याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुमने मेरे अलावा किसी दूसरे के बारे में सोचा भी तो तुम नहीं जानती मैं क्या कर बैठूंगा। अम्मा ने एक झटके से अब्बा से अपना हाथ छुड़वाया और खूनखार निगाहों से अब्बा की तरफ देखते हुए बोली, जाकर पहले अपने घर वालों को तो मना लो। अब्बा बोले, तुम मेरे घर वालों की फिक्र मत करो, मेरी खुशी के लिए वो तुम्हें यानी अपनी दुश्मन की बेटी को भी अपना लेंगे। पूरा कॉलेज अजीब नजरों से अब्बा और अम्मा की तरफ देख रहा था, मगर अब्बा के सर पर तो अम्मा की मोहब्बत का नशा सवार था। उन्हें लोगों की कहाँ फिक्र थी। उन्होंने तो कैसे भी करके अम्मा को हासिल करना था, और इसके लिए वो अपने घर वालों को भी छोड़ने पर तैयार थे। रात के खाने पर अब्बा ने दादा दादी से अम्मा के बारे में बात की। मैं नरमीन को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अब्बा की ये बात सुनकर दादा भड़क उठे, ज़ुहैब, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो हमारे दुश्मन की बेटी है। मैं कैसे अपने दुश्मन की बेटी को अपने घर की बहू बना सकता हूँ? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, वरना मैं तुम्हें इस घर और इस जायदाद से आग कर दूंगा। फिर मुझसे गिला मत करना। और तुम जानते हो मैं जो फैसला कर लेता हूँ वो अटल होता है। बाबा टिश्यू से अपना हाथ साफ करते हुए बोले, तो ठीक है, फिर आप अपने फैसले पर कायम रहिए। मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ। मैं भी देखता हूँ मुझे उसे अपनाने से कौन रोकता है। नरमीन अब मेरी मोहब्बत ही नहीं बल्कि मेरी जिद भी बन चुकी है। अब्बा दादी से बोले, अम्मा, आप ही समझाएं इन्हें, ये ना हो कि ये अपने बेटे से हाथ धो बैठे। क्या आप लोग मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा रिश्ता लेकर अपने दुश्मन के घर जाएं। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप नरमीन को अपना लें और उसे इस घर में लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है। दादा गरजदार आवाज में बोले, बस करो ज़ुहैब, मैं इससे आगे एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। अपने मुखालिफों की बेटी को मैं इस घर में कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? उसे देखकर मेरा खून खौलेगा, और मैं इस घर में बिल्कुल भी बदमज़गी नहीं चाहता। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि अपना फैसला बदल दो। वैसे भी तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। उस लड़की के अलावा तुम जिस लड़की से कहोगे मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अगले दिन अब्बा कॉलेज गए और वो घर से इरादा करके आए थे कि वो अम्मा को लेकर यहां से बहुत दूर चले जाएंगे, जहां ना अब्बा के घर वाले होंगे और ना अम्मा के घर वाले। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। उस दिन अब्बा ने अम्मा को पूरे कॉलेज में ढूंढा। जब अम्मा ना मिली तो वो सीधा अम्मा के घर चले गए। अम्मा के घर का माहौल अब्बा के घर वालों के माहौल से खासा मुख्तलिफ था। जहां दादा के सीने में अम्मा के घर वालों के खिलाफ आग के शोले भड़कते थे, तो दूसरी तरफ अम्मा के घर वाले अब्बा के घर वालों के खून के प्यासे थे। वो अब्बा को देखते ही भड़क उठे। मेरे नाना अब्बा को गिरेबान से पकड़ते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर अपनी गंदी निगाह डालने की? और तुम लोगों ने ये सोच कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम जैसे लोगों में करूंगा? बाबा गुस्से से अपना गिरेबान छुड़वाते हुए बोले, शादी तो मैं नरमीन से ही करूंगा। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहे तो आप नरमीन से ही पूछ लें। मगर अम्मा अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। नाना बोले, ये मेरी बेटी है, ये तुम जैसे इंसान को पसंद तो क्या तुम्हारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगी। अब्बा बोले, नरमीन, तुम खामोश क्यों हो? तुम अपने अब्बा को बताओ ना कि तुम भी मुझे पसंद करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। मगर अम्मा खामोश रही, क्योंकि वो अपने अब्बा से डरती थी
कि कहीं गुस्से में आकर वो कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। अगले दिन अब्बा कॉलेज में अम्मा का रास्ता रोके खड़े थे। वो बोले, नरमीन, आज तुम मुझे बता ही दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। अम्मा गुस्से से बोली, जुहेब, मेरा रास्ता छोड़ो, मैं इस वक्त किसी भी किस्म की बहस के मूड में नहीं हूं। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे जाने दो। अब्बा अम्मा के पीछे पागल हुए पड़े थे, मगर अम्मा को तो कोई परवाही न थी। जब भी अब्बा ने अपनी मोहब्बत के बदले अम्मा से राय मांगी तो वो कोई भी जवाब दिए बगैर रोने लग जाया करती। एक दिन अब्बा बोले, नरमीन, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे साथ चलो। यूं एक रात अब्बा और अम्मा खामोशी से अपने घर वालों को बिन बताए अपने घर वालों को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए वहां से बहुत दूर चले गए, जहां उनका कोई भी अपना जानने वाला नहीं था। अम्मा अब्बा के घर छोड़ने के बाद नाना और दादा की दुश्मनी भी खत्म हो गई। उन्होंने मिलकर अम्मा अब्बा को बहुत तलाश किया, मगर वो न मिले। अम्मा अब्बा जिस शहर में गए वो उनके लिए बिल्कुल नया था। हर तरफ अजनबी लोग थे। अदालत में जाकर उन लोगों ने निकाह किया और रिहाइश के लिए घर ढूंढने लगे। चूंकि वो सियालकोट में नए थे और किसी से कोई वाकफियत भी नहीं थी, तो उन्हें रेंट का घर ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आई। अब्बा ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। वो बोले, नरमीन, अभी फिलहाल हमें यहीं रहना पड़ेगा जब तक किसी मुनासिब रिहाइश का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मैं जानता हूं कि इस घर में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बहुत जल्द मैं देखकर कोई अच्छा सा घर ले लूंगा। अम्मा ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। बाबा बोले, अच्छा, तुम बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा लो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं। अम्मा घबराते हुए बोली, लेकिन मैं यहां अकेली कैसे रहूंगी? अब्बा बोले, कुछ देर की तो बात है, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। खाने के बाद मार्केट चलेंगे, घर के लिए तुम्हें जरूरत का जो भी सामान लेना होगा वो ले आएंगे। अभी अम्मा अब्बा की शादी के शुरू के दिन थे। अब्बा ने नोट किया कि अम्मा खोई खोई सी रहती है। कई दफा उन्होंने अम्मा से पूछा, नरमीन, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो या फिर तुम्हें अपने घर वालों की याद आती है? तो अम्मा मुस्कुराते हुए कहती, नहीं जुहेब, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इस शादी से बहुत खुश हूं। और रही बात घर वालों की, तो वो याद तो आएंगे ही। मेरा बहुत जी चाहता है कि मैं जाकर अम्मा अब्बा को मिलूं, मगर मैं ये भी जानती हूं कि अगर मैं वहां गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिर को मैं उनकी इज्जत पैरों में रौंद कर आई हूं। ऐसी बेटी को कोई देखना कैसे गवारा करेगा? अब्बा अम्मा को तसल्ली देते हुए बोले, तुम फिक्र न करो, देखना बहुत जल्द हम सब इकट्ठे होंगे। ये दूरियां चंद अरसे के लिए ही हैं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे। नरमीन बोली, इंशाअल्लाह। जब तक अब्बा खाना लेकर आए तब तक अम्मा ने पूरे घर की साफ सफाई कर ली। अभी अम्मा किचन की सफाई करने में मसरूफ थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने जस्टिंग वाला कपड़ा वहीं पर छोड़ा और दरवाजा खोलने के लिए चली गई। जैसे ही अम्मा ने दरवाजा खोला, अब्बा अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गए। पूरा घर शीशे की मानिंद चमक रहा था। अम्मा ने हर चीज बहुत सलीके से रखी। अब्बा बोले, अरे वाह नरमीन, मैं तो तुम्हें घरदारी के बारे में ऐਵੇਂ ही समझता था, मगर तुम तो बहुत सलीकामंद निकली। लग ही नहीं रहा कि ये वही घर है। हर तरफ गंदगी थी, अब तो पूरा घर ऐसे चमक रहा है जैसे ये कभी गंदा था ही नहीं। लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है, अम्मा बोली। वो क्या? अब्बा अम्मा के चेहरे पर आई बालों की लट को पीछे करते हुए बोले, अगर तुम भी नहा धोकर थोड़ा तैयार हो जाती तो क्या ही बात थी। अम्मा अब्बा के हाथ से खाना लेते हुए बोली, जुहेब, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ और करूँ, इसीलिए खाना खाने के बाद मैं आराम करूंगी। अम्मा किचन में जाकर खाना निकालने लगी तो अब्बा भी अम्मा के पीछे पीछे चले गए और बोले, नरमीन, जाओ तुम जाकर आराम करो, मैं खाना निकालकर अभी कमरे में ही ले आता हूँ, उसके बाद तुम आराम कर लेना। मुझे भी बाहर किसी जरूरी काम से जाना है और अब तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शाम में आते हुए खाने के लिए कुछ लेकर आऊंगा, या फिर अगर तुम्हारा मूड हो तो कहीं बाहर चलेंगे। देखो, तुम इस कदर थक गई हो, थकान तुम्हारे चेहरे से मालूम हो रही है। अब्बा अम्मा को कंधे से पकड़ते हुए बोले, जाओ तुम कमरे में, मैं बस अभी लेकर आया। अब्बा अम्मा पर जान निछावर करते, लेकिन न जाने अम्मा को क्या परेशानी थी कि वो अब्बा के इतना खुश रखने के बावजूद भी खुश नजर ना आती। अब्बा ने अपने बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकलवाए और उन्हीं पैसों से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और साथ ही साथ इस छोटे से घर से निकलकर डबल स्टोरी साफ सुथरा घर रेंट पर ले लिया। अम्मा उम्मीद से थी। अम्मा का कहना था, जुहेब, मुझे यहां से कहीं ले चलो, इस छोटे से घर में मेरा दम घुटता है, मैं खुलकर सांस नहीं ले पाती। अब्बा जो अम्मा के मुंह से निकलने वाली हर बात को पूरा करते थे, वो ये बात कैसे टाल सकते थे? और वो भी तब जबकि अम्मा अब्बा को बाप बनने की खुशी दे रही थी। जब अब्बा को यह खबर मिली कि अम्मा उम्मीद से हैं, तो अब्बा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
अब्बा अम्मा का हाथ थामते हुए बोले, नरमीन, तुम्हें पता है आज मैं कितना खुश हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज्यादा इस दुनिया में और कोई खुश नहीं है। बस अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी डॉक्टर के पास चलना है। अम्मा बोली, लेकिन जुहेब, इतनी जल्दी डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? पता तो चल ही चुका है, तो कल चलेंगे। अब्बा ने अम्मा का हाथ पकड़ा, अम्मा को खड़े करते हुए बोले, नरमीन, मैं तुम्हें इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करने दूंगा। अब ये एक नहीं बल्कि दो दो जिंदगियों का मामला है, तो मैं दोनों में से एक को भी नहीं खोना चाहता, इसीलिए मैं रिस्क नहीं लूंगा। तुम अभी उठो, चेंज करो, बस हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अम्मा तैयार होकर बाहर आई तो अब्बा सर से लेकर पांव तक अम्मा को देखने लगे। नरमीन यार क्या है, कम से कम बाहर जाते हुए तो अपना हुलिया ठीक कर लो। मैंने तुमसे कई दफा कहा है कि बंद संवर कर रहा करो, घर पर नहीं तो कम से कम बाहर जाते हुए तो अपनी हालत संभाल लो। गली मोहल्ले के लोग तुम्हें देखकर क्या सोचेंगे? पता नहीं तुम्हारे शौहर ने तुम्हें अच्छे से नहीं रखा हुआ है। अम्मा अपने ऊपर शाल ओढ़ते हुए बोली, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मेरा तो पहले जाने का मूड नहीं है। अब्बा बोले, अच्छा ठीक है चलो। अम्मा के हमला होने के बाद अब्बा ने उनका ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। अब्बा का ज्यादातर वक्त घर पर ही गुजरता। वो घर के किसी काम को भी अम्मा को हाथ तक न लगाने देते और उनके खाने पीने का खास ख्याल रखते। अम्मा को इन सब कामों से बहुत चिढ़ थी। अम्मा उकताकर बोलती, जुहेब, मैं इतनी भी लाचार नहीं हूं कि तुम मुझे नीचे पांव ही नहीं रखने देते। बोले, डॉक्टर ने क्या कहा था, तुम्हें याद है ना? डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें मुकम्मल बेड रेस्ट करना है। वो अम्मा के सामने फल रखते हुए बोले, अच्छा अब चुपचाप से ये सब खा लो। अम्मा अपना मुंह दूसरी साइड पर करते हुए बोली, जुहेब ये क्या जबरदस्ती है, मुझसे नहीं इतना खाया जाता। अब्बा बोले, खाना तो पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो इस नन्ही सी जान के लिए जो तुम्हारे अंदर पल रही है। अब्बा अक्सर बातों ही बातों में अम्मा को कहा करते कि वो खुद को साफ सुथरा रखें। अम्मा बजाय इसके कि अब्बा की बात पर अमल करती, उल्टा अब्बा को ही सुनाती कि जुहेब, अब तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है, इसीलिए तो तुम मुझ में कीड़े निकालते रहते हो। अब्बा बोले, नहीं नरमीन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चाहे जिस हाल में भी हो मुझे अच्छी लगती हो। मैं तो बस ये कहता हूं कि अपने आप को मैली और गंदी हालत में मत रखा करो, बल्कि बनाव संहार किया करो, अपने लिए नहीं तो अपने शौहर के लिए ही। अम्मा अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए बोली, ये लो, मैंने बाल समेट लिए, अब तो खुश हो? अब्बा अम्मा को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए बोले, खुश तो मैं उस दिन से ही हूं जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई थी। 9 महीने पूरे होने के बाद जब मैं इस दुनिया में आई तो गोया मेरे अब्बा को दुनिया की हर खुशी मिल गई। जब अब्बा ने मुझे पहली मर्तबा गोद में लिया तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। वो मुझे गोद में उठाए अम्मा के पास ले गए और बोले, नरमीन, ये देखो हमारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है। अम्मा अपना मुंह दूसरी तरफ करके रो दी। अब्बा ने जब अम्मा की आंखों में आंसू देखे तो वो तड़प उठे, नरमीन, तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम खुश नहीं हो? क्या अल्लाह ने तुम्हें बेटी जैसी रहमत से नवाजा? वो अम्मा का मुंह अपनी तरफ करते हुए बोले, इधर मेरी तरफ देखो। अरे भाई देखो, अरे भाई देखो तो सही, क्या अपनी बेटी से नहीं मिलोगी? देखो ये कितनी मासूम है। मेरी कलकार पूरे घर में गूंजने लगी। मैं अब्बा की आंखों का तारा थी। मुझे देखकर अब्बा दुनिया का हर गम भूल जाते, मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते। एक दिन अब्बा कमरे में बैठे अपने कारोबार के हिसाब किताब में मसरूफ थे और अम्मा किचन में खाना बना रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई छत की सीढ़ियों की तरफ चढ़ने लगी। एकदम से मेरा पांव फिसला और मैं फर्श पर आ गई। अब्बा अंदर से भागते हुए बाहर सहन में आए। मेरे माथे से खून की बूंदें निकल रही थी, जिन्हें देखकर अब्बा घबरा गए। मैं जोर जोर से ज़ारो कतार रोने लगी। जब अम्मा किचन से बाहर आई तो अब्बा चिल्लाने लगे, नरमीन, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? जब तुम्हें पता था कि बच्ची बाहर है तुम इसे मेरे पास छोड़ जाती। देखो तो ये कैसे रो रही है। अब्बा मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले गए। अम्मा अब्बा की इस लहजे से डरी और सहमी हुई वहीं पर खड़ी रही, क्योंकि इससे पहले अब्बा ने कभी भी इस लहजे में अम्मा से बात नहीं की थी। जब अब्बा मेरी बैंडेज करवा कर लाए तो मैं अम्मा को देखकर अपने बाजू अम्मा की तरफ फैलाने लगी। अम्मा ने मुझे गोद में लिया और कमरे में चली गई। अब्बा ने खाना बर्तनों में निकाला और कमरे में ले गए। वो खाना अम्मा के सामने रखते हुए बोले, हम सॉरी नरमीन, न जाने आज मुझे क्या हो गया था। आयशा की ऐसी हालत देखकर मैं खुद पर काबू न पा सका और तुमसे उस लहजे में बात की। अम्मा अपनी नजरें झुकाए अपने हाथों को घूरे जा रही थी। अब्बा ने थोड़ी से पकड़कर अम्मा का चेहरा ऊपर किया। नरमीन, माफ कर दो ना, वादा है आज के बाद कभी भी तुमसे इस तरह से रूडली बात नहीं करूंगा, मगर प्लीज तुम भी आयशा के मामले में एहतियात बरता करो। अभी वो छोटी बच्ची है, तुम्हें और मुझे मिलकर उसका ख्याल रखना है। अम्मा इस बात में सर हिलाते हुए खाना निकालने लगी। ऐसे ही मेरे बाद अल्लाह ताला ने
मेरी अम्मा और बाबा को एक और बेटी और बेटे से नवाजा। अब हम कुल 3 बहन भाई थे। फैमिली बढ़ जाने की वजह से अब्बा ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। उनका ज्यादातर वक्त अपने स्टोर पर गुजरता। एक दिन अचानक जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा अम्मा अब्बा किसी बात पर बहस कर रहे थे। उस दिन अम्मा का लहजा इंतहाई तल्ख था। चूंकि मैं बड़ी हो चुकी थी और बातों को समझने लगी थी तो मुझे अम्मा की लड़ाई कुछ कुछ समझ आने लगी। अब्बा अम्मा को प्यार से समझाने की कोशिश करने लगे कि नरमीन, ये जिद छोड़ दो, यही तुम्हारे और मेरे बच्चों के हक में बेहतर है। मैं 8वीं क्लास की तालिब इल्म थी जब स्कूल में वालिदैन टीचर मीटिंग मुनक्किद की गई। मैंने अपने अब्बा और अम्मा दोनों से कहा कि वो मेरे साथ चलें। अब्बा प्यार से मेरे सर पर थपकी देते हुए बोले, आयशा बेटा, मुझे तो स्टोर पर बहुत काम है, अगली दफा मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। तुम ऐसा करो कि अपनी अम्मा को साथ ले जाओ। अम्मा जो मेरे लिए नाश्ता बना रही थी मुड़कर अब्बा की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, मैं आयशा के साथ चली जाऊंगी। अब्बा अपना बैग कंधे पर डालते हुए बोले, अच्छा मैं जा रहा हूं। अम्मा बोली, मगर जुहेब नाश्ता तो करते जाएं। अब्बा बोले, मैं पहले ही लेट हो चुका हूं, वहीं पर जाकर कर दूंगा, तुम बस जल्दी से आयशा के साथ चले जाओ। अब्बा स्टोर पर चले गए। अम्मा मुझे आवाज देती हुई बोली, आयशा इधर आओ, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ ही देर में जब अम्मा कमरे से बाहर आई तो मैं अम्मा को हैरत से देखने लगी। हैरत के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आज से पहले कभी भी मैंने अम्मा को इस कदर बनाव सिंगार में नहीं देखा था। बल्कि अम्मा हर वक्त मैली कुचेली और गंदे कपड़ों में रहा करती। अब्बा के 1000 हाँ कहने के बावजूद भी अम्मा खुद को साफ सुथरा नहीं रखती थी। इसके बावजूद भी अब्बा को कभी अम्मा के ऐसे हुलिये से कराहियत नहीं हुई थी। अम्मा मुझे इस तरह अपनी तरफ देखते हुए बोली, ऐसे क्या देख रही हो? मैं अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखते हुए बोली, अम्मा आप इस कदर हसीन लग रही हैं कि मेरी सब दोस्त आपको देखती रह जाएंगी। अम्मा बोली, अच्छा सुनो आयशा, तुम अपने बाबा से इस बात का जिक्र बिल्कुल मत करना कि मैं तुम्हारे स्कूल तैयार होकर गई थी, वरना वो गुस्सा होंगे। मैं अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचने लगी कि जहां तक मुझे याद था अब्बा तो खुद अम्मा को बनाओ संहार का कहा करते थे, तो वो क्यों गुस्सा होंगे। अम्मा मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो अब जल्दी चलें ताकि तुम्हारे अब्बा के आने से पहले पहले हम घर वापस आ जाएं। जब मैं और अम्मा स्कूल से आई तो अम्मा ने आते ही वापस अपना वही हुलिया कर लिया, क्योंकि वो साफ सुथरे हुलिये में अब्बा के सामने नहीं जाना चाहती थी। एक दिन अब्बा स्टोर से आते हुए अम्मा के लिए मार्केट से 2 खूबसूरत जोड़े लेकर आए। बजाय खुश होने के अम्मा बोली, जुहेब इन सब की क्या जरूरत थी, मेरे पास पहले ही काफी जोड़े हैं, कुछ तो मैंने अभी पहनकर भी नहीं देखे। अब्बा अम्मा का हाथ पकड़कर अम्मा को पास बिठाते हुए बोले, नरमीन, मैं चाहता हूं कि तुम हर रोज नया जोड़ा पहना करो, खुद को बना संवार कर रखा करो। मैं स्टोर से थकार कर आता हूं, मगर जब तुम्हारा ऐसा हुलिया देखता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जाओ अभी ये कपड़े लेकर जाओ और इनमें से एक जोड़ा पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ। आज हम सब लोग बाहर खाना खाने जाएंगे। बाहर का नाम सुनकर ही हम तीनों बहन भाई खुश हो गए, क्योंकि अब्बा के पास इतना वक्त ही कहाँ होता था कि वो हमें बाहर घुमा फिरा सके, और अम्मा को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। अम्मा दोनों जोड़ों को एक साइड पर रखते हुए बोली, नहीं जुहेब, तुम बच्चों को ले जाओ, मेरा जी नहीं चाह रहा। अब्बा बोले, नरमीन तुम्हें हो क्या गया है, हर बात पर ना ही करती हो। अम्मा उकता कर बोली, जुहेब प्लीज मुझे तंग मत करें, सारा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ। इस वक्त थकावट के बाइस मेरा पूरा जिस्म चूर चूर हो जाता है। आपने जाना है तो जाएं, मैं आराम करने जा रही हूँ। ये कहते हुए अम्मा अपने कमरे में चली गई। अब्बा बोले, चलो बच्चों, आप लोग भी जाकर सो जाओ, फिर कभी चलेंगे। मैं बोली, नहीं अब्बा, हमें आज ही जाना है, हमें आइसक्रीम खानी है। अम्मा नहीं जा रही तो ना जाएं, लेकिन आप हमें तो लेकर जाएं। अब्बा बोले, आयशा जिद नहीं करते, तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो हम सब लोग मिलकर जाते। चलो शाबाश, जिद नहीं करो और जाकर सो जाओ। हम तीनों बहन भाई मुंह बस उड़ते हुए अपने अपने कमरों में चले गए, क्योंकि तब अब्बा ने वादा किया था कि वो आने वाले कुछ दिनों में ही हमें बाहर घुमा फिरा कर लाएंगे। मगर उसके बाद अब्बा स्टोर पर जाते और हमारे सोने के बाद घर लौटते। अब्बा के साथ साथ हमारी जिंदगी भी बहुत मसरूफ हो चुकी थी। घर से स्कूल और स्कूल से ट्यूशन, सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता। इतवार वाले दिन अब्बा दोपहर को घर आए तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आते ही अब्बा बोले, नरमीन मुझे चाय बना दो, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दर्द के बाइस मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। अम्मा बोली, आप कमरे में चलें, मैं बस अभी चाय बना कर लाती हूँ। चाय पीने के बावजूद अब्बा के सर का दर्द बढ़ता ही गया। शदीद दर्द के बाइस अब्बा कराने लगे। तकलीफ इस कदर थी कि अब्बा की बर्दाश्त से बाहर थी। अब्बा दोनों हाथों से अपना सर दबाते हुए बोले, नरमीन मुझे अस्पताल ले चलो, वरना दर्द से मेरा सर फट जाएगा।
अम्मा ने जल्दी से अलमारी से अपनी बड़ी सी चादर निकाली और अपने ऊपर ओढ़ते हुए बोली, आयशा तुम अपने बहन भाइयों का ध्यान रखना और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। जब तक हम ना आए दरवाज़ा नहीं खोलना। अब्बा को ऐसे हालत में देखकर मैं रोने लगी और रोते हुए बोली, जी अम्मा, आप अब्बा को लेकर जल्दी आ जाना। जाते ही हॉस्पिटल वालों ने अब्बा के कुछ टेस्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ने अब्बा को मेडिसिन दी। वो खाने के बाद भी अब्बा को कुछ फर्क ना पड़ा, तो डॉक्टर्स ने अम्मा से बोला कि हमें आपके शौहर के कुछ टेस्ट करना पड़ेंगे। अम्मा बोली, डॉक्टर साहब हम अभी टेस्ट करवा लेते हैं। अम्मा टेस्ट करवाने के लिए अब्बा को लेबॉर्ट्री ले गई। अब्बा को लेबॉर्ट्री छोड़ने के बाद न जाने अम्मा कहाँ चली गई। कितनी ही देर अब्बा लेबॉर्ट्री में बैठे अम्मा के आने का इंतजार करने लगे। कितनी ही देर बाद जब अम्मा वापस लेबॉर्ट्री रूम में आई तो उनकी सांस पूरी हुई थी। अब्बा अपनी तकलीफ को भुलाकर बोले, नरमीन क्या हुआ है, तुम्हारी सांस क्यों पूरी हुई है? अम्मा अपने दुपट्टे के पल्लू से अपना चेहरा साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं, वो बस मैं चाय पीने गई थी। लोगों की इस कदर भीड़ थी, बहुत मुश्किल से वहां से निकल कर आई हूं। तुम बताओ, डॉक्टर ने ब्लड सैंपल ले लिया कि नहीं? अब्बा बोले, बस अभी कुछ ही देर में टेस्ट मिल जाएंगे, उसके बाद घर चलेंगे। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मुझे लगता है स्टोर के काम की भागदौड़ की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा था। अब देखो मैं पहले से काफी बेहतर हूं। अब्बा के लिए तो वो दर्द मामूली सा था, लेकिन टेस्ट आने के बाद जो रिजल्ट सामने आया उसने अम्मा और अब्बा दोनों को बौखला कर रख दिया। टेस्ट को देखने के बाद डॉक्टर ने जो बात कही वो अब्बा के लिए नाकाबिले कबूल थी। अब्बा अपने सर को हिलाते हुए बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर बोला, जुहेब आपको बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी काबिले इलाज है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इससे पहले भी आपके सर में दर्द रहता था या नहीं? अब्बा बोले, जी हाँ डॉक्टर साहब, इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है, लेकिन शदीद दर्द होने के बाद ये दर्द थम जाता था। तो मैंने सोचा कि शायद काम का बहुत ज़्यादा बोझ होने की वजह से मेरे साथ ऐसा होता है। डॉक्टर बोला, अगर आपने बर वक्त चेकअप करवाया होता तो आज नौबत यहाँ तक ना आती। आपका ब्रेन ट्यूमर आखिरी स्टेज में है, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जब अम्मा अब्बा हॉस्पिटल से घर आए तो अम्मा अब्बा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, जुहेब घर आ गया है। अब्बा एकदम चौंके। घर आते ही अब्बा ने हम तीनों बहन भाइयों को अपने सीने से लगाया और हिचकियों से रोने लगे। मैं अब्बा का चेहरा अपने हाथों में लिए उनके आंसू साफ करते हुए बोली, अब्बा आप ठीक तो हैं, तो फिर रो क्यों रहे हैं? अब्बा अपने आंसू पोंछते हुए बोले, बस ऐसे ही, तुम लोगों के बिना रह नहीं सकता ना। मैं बोली, अब्बा हम भी तो नहीं रह सकते आपके बिना। आपको पता है जब आप रात को स्टोर से लेट आते हैं तो हमारी नजरें आपके इंतजार में दरवाजे पर गड़ी रहती हैं। अब्बा बोले, मेरे बच्चे, मैं भी तुम लोगों के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं बोली, अब्बा ऐसा मत कहिए। जब मुझे पता चला कि अब्बा को ब्रेन ट्यूमर है तो मैं बहुत रोई अपने रब के सामने। मैंने अपने अब्बा के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं की, लेकिन शायद मेरी दुआओं में इतनी तासीर ही नहीं थी। इसीलिए एक रात अब्बा खामोशी से अपने खालिक के हकीकी सजा मिले। वो रात हमारे लिए जैसे कयामत की रात थी। मैं अब्बा के चेहरे को थपकते हुए बोली, अब्बा उठे ना, आपने तो कहा था कि आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, तो फिर क्यों हमें छोड़कर चले गए? हम कैसे जिएंगे आपके बिना? हमारे घर में सफ़े मातम मचा हुआ था। हम तीनों बहन भाइयों का रो रो कर बुरा हाल था। उस वक्त जब हमें अम्मा की तसल्ली की जरूरत थी, लेकिन अम्मा कहीं भी हमारे आसपास नहीं थी। अब्बा की मैयत के पास बैठे मेरी आंखें अम्मा को तलाश कर रही थी, लेकिन वो तो जैसे इस पूरे मजमे में ही नहीं थी। मैं अम्मा को इधर उधर देख रही थी। जब अचानक मेरी नजर अम्मा पर पड़ी तो जैसे गोया मुझ पर आसमान टूट गया हो। मुझे अम्मा से इस हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अम्मा बजाय इसके कि अब्बा की मौत पर दुख के मारे रोती पीटती, वो तो सजी संवरी अब्बा के जनाजे पर दुख और गम के बजाय जश्न मना रही थी। मैं हैरान थी कि जब तक अब्बा जिंदा थे, अब्बा के बार बार इसरार पर भी अम्मा ने कभी अब्बा को बंद संवर कर नहीं दिखाया था। अब जबकि वो बेवा हो गई थी, उन्हें इस बात का दुख होने के बजाय वो बंद संवर कर दुनिया वालों के सामने खुद का तमाशा बना रही थी। गली मोहल्ले की औरतें अम्मा की इस हरकत पर बहुत हैरान थी कि जिस औरत का शौहर उसको छोड़कर चला जाए, वो ऐसे बंद संवर कर उसकी मैयत के पास कैसे बैठ सकती है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता कि यह औरत किरदार की अच्छी नहीं है, बाप तो चला गया, इन बेचारे बच्चों को क्या बनेगा। तो कोई कुछ कहता। लोगों की बातें सुनकर मुझे इस कदर तकलीफ होती कि मेरा दिल करता कि जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मैं अब्बा की मैयत के पास से उठकर अम्मा के पास आ गई। उनके कान में सरगोशी करते हुए बोली, अम्मा ये क्या हरकत है? आपकी इस हरकत की वजह से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अम्मा आग बगोला होते हुए बोली, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। लोगों की तो आदत है बातें बनाना, तो क्या मैं लोगों की वजह से जीना छोड़ दूं?
मैं ताज्जुब से अम्मा की तरफ देखते हुए बोली, अम्मा क्या आपको अब्बा की मौत का जरा भी दुख नहीं है? आखिर को वो आपसे मोहब्बत करते थे, आप पर जान छिड़कते थे। जैसे आप काम कर रही हैं उनसे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। क्या आपको अब्बा के बिछड़ जाने का कोई दुख है? आप इस मौके पर ऐसी हरकत कैसे कर सकती हैं? आपको पता भी है कि लोग आ जा रहे हैं। औरतें मुंह जोड़ जोड़कर आपके बारे में बातें कर रही हैं। अम्मा अपना दुपट्टा सेट करते हुए बोली, करती रहें मेरी बला से। और तुम इधर से उठो, जाकर अपने अब्बा की मैयत के पास बैठो। उनका आखिरी वक्त है, उनके पास गुजारो। तदफीन के लिए अब्बा को ले जाया जाने लगा तो मैं अब्बा के पांव पकड़कर रोती हुई बोली, अब्बा उठे ना, हमें छोड़कर मत जाएं। मैं तो आपकी लाडली बेटी थी, तो आप अपनी लाडली बेटी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो कैसे जिएगी आपके बिना? जब मैयत को उठाया गया तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। मैं रोती रही, बिलखती रही, लेकिन ना अब्बा उठे, ना उन्होंने शफकत भरा हाथ मेरे सर पर रखा। वो जो अपनी बेटी की आंखों में एक आंसू भी नहीं देख सकते थे, आज उनकी बेटी अपने बाप की जुदाई में हजारों आंसू बहा चुकी थी। अम्मा मुझे अपने साथ लगाते हुए बोली, आयशा हौसला करो, जाने वाले को कौन रोक सकता है? मगर आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस दिन मुझे लग रहा था जैसे मैं भी मर के अपने अब्बा के साथ ही चली जाऊं। जब अब्बा को दफन करने लगे तो मुझे अचानक अब्बा की वसीयत याद आ गई, जब उन्होंने बोला था कि मुझे अपनी जान से प्यारी बीवी की तस्वीर के साथ दफन करना और मगरिब के वक्त मुआवजा देखना। मैंने ऐसा ही किया। मैंने चुपके से बड़ी राजदारी से अम्मा की तस्वीर अपने भाई को दी कि ये कैसे भी छुपाकर अब्बा की कब्र में रख देना, क्योंकि मैं हकीकत जानना चाहती थी कि आखिर अब्बा की इस बात की क्या वजह हो सकती है कि वो अम्मा की तस्वीर को अपने साथ दफनाना चाहते थे। ये तो मुझे भी अच्छे से इल्म था कि अब्बा अम्मा को बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उन्हें अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते थे। अम्मा वैसी की वैसी बनाव सिंगार किए बैठी थी। लोग ताजियत के लिए आ जा रहे थे। मुझे कुछ होश नहीं थी कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, क्योंकि जब इतना बड़ा घाव लगता है तो फिर इंसान दुनिया से बेगाना हो जाता है। मेरे कानों में अब्बा की आवाजें गूंज रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अभी घर के किसी कोने से आकर मुझे अपने सीने से लगा लेंगे। मैं उदास आंखों के साथ घर के चारों तरफ देख रही थी कि शायद कहीं से तो अब्बा आ जाए, मगर मैं नादान थी। जानती भी थी कि अब्बा तो वहां चले गए हैं जहां एक दफा कोई चला जाए तो दोबारा लौटकर कभी अपने प्यारों के पास नहीं आता। मैं दरवाजे के साथ टेक लगाए बैठी तस्बीह कर रही थी। मेरे मोतियों की तरह गिरते आंसू मेरा दामन भिगो रहे थे। अम्मा मेरे पास आकर बोली, आयशा बस भी करो, और कितना रोगी? तुम्हारे रोने से तुम्हारे अब्बा वापस थोड़ी आ जाएंगे। यूं आंसू बहाकर तुम उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हो। मैं बोली, अम्मा क्या करूं? एक मिनट के लिए भी अब्बा की शक्ल मेरी आंखों से ओझल नहीं होती। बाप था वो मेरा, इतनी जल्दी मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? उन्हें भूल तो नहीं सकती, लेकिन जख्म है, आहिस्ता आहिस्ता भरी जाएंगे। मैं अम्मा पर एक सरसरी नजर डालते हुए बोली, लेकिन अम्मा आप जाकर अपना ये हुलिया बदल लें। आपको इस हुलिये में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अब्बा के होते हुए आपने ये सब कभी नहीं किया, लेकिन हैरत की बात है आज ही आपको ये सब करना था। मैं लोगों की बातों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मा बोली, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? लोगों से ज्यादा तो तुम्हें मेरे इस हुलिये से तकलीफ हो रही है। लोगों को जो सोचना है सोचें, जो कहना है वो कहें। अब तो मैं ऐसे ही बंसवार कर रहा करूंगी। मैं बोली, अम्मा अफसोस है मुझे आप पर। अब्बा के जिंदा होते हुए तो आपने उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी न की, बल्कि मैले कुचैले हुलिये में रहा करती थी। अब न जाने आपको ऐसा करने की क्या सूझी। अम्मा उंगली उठाते हुए बोली, बस आयशा तुम ज्यादा बदतमीज होती जा रही हो। ये सब तुम्हारे अब्बा के लाड प्यार का नतीजा है जो तुम इस तरह सर चढ़कर बोल रही हो। मैं खामोशी से अम्मा की बातें सुनती रही, क्योंकि मैं जानती थी कि अब्बा वाले लाड उठाने वाला कोई नहीं है। मैं कमरे में बैठी थी, मगरिब का टाइम होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब्बा ने बोला था कि मेरी बीवी की तस्वीर मेरे साथ दफन करना और मगरिब के वक्त मुआवजा देखना। मैंने ऐसा ही किया, मगर जो ही मगरिब की अजान हुई तो पांव तले से जमीन खिसक गई। मगरिब से पहले पहले तमाम मेहमान, गली मोहल्ले वाले सब जा चुके थे, मगर जो कुछ मेरे सामने था नाकाबिले बयान था। मैं सोचने लगी, तो क्या अब्बा ये सब कुछ पहले से ही जानते थे? अगर जानते थे तो उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं? कम से कम वो मुझे तो बता सकते थे। मुझे नहीं बताना था तो अम्मा को तो रोक सकते थे, आखिर वो उनकी बीवी थी। अम्मा को देखकर मैं गुस्से से लाल पीली हो रही थी, मगर अम्मा अपनी ही दुनिया में गुम थी। उन्हें मेरे आने की खबर तक न हुई। मैं बोली, अम्मा ये क्या हो रहा है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो इस वक्त हमारे साथ होना चाहिए। हमें आपकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे देखकर अम्मा का रंग फक हो गया। वो एकदम बौखला कर बोली, आयशा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ जाकर आराम करो, मैं अभी आती हूँ।
मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद चुपचाप वहां से आ गई और तब मुझे समझ में आया कि अब्बा कौन से मुआवजे की बात कर रहे थे। ये मुआवजा पता नहीं कब उनकी जिंदगी में ही हो चुका था। शायद वो बहुत देर पहले से ही अम्मा की इस हरकत को जान चुके थे और यकीनन यही मुआवजा अब्बा की मौत का सबब बना। अम्मा से मुझे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। मेरी छोटी बहन और मेरा भाई दोनों मेरे दाएं बाएं बैठे थे। वो बोले, आपी, हमें अब्बा की बहुत याद आ रही है। अब्बा कब आएंगे? वो इतने मासूम थे कि उन्हें खबर ही न थी कि वो जिसका इंतजार कर रहे हैं वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। रात काफी गहरी हो चुकी थी। मैं उन दोनों को सुलाने के बाद खिड़की में खड़ी बाहर का मंजर देख रही थी कि अचानक मुझे अंधेरे से खौफ आने लगा। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की, छलांग लगाकर बेड पर सिमट कर बैठ गई। इससे पहले कभी मुझे ऐसा खौफ महसूस नहीं हुआ था। शायद इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे अब्बा हैं जो हर खतरे से मुकाबला करके मुझे बचा लेंगे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं खौफ के मारे थर थर कांपने लगी। दूसरी मर्तबा दस्तक देने पर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए दरवाजा खोला तो सामने अम्मा खड़ी थी। मैं एकदम अम्मा के सीने से जा लगी। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा मुझे खुद से जुदा करते हुए बोली, आयशा क्या हुआ है? वो मेरे चेहरे पर आए बालों की लटों को पीछे करती हुई बोली, संभालो खुद को, अब तुम बच्ची थोड़ी हो जो ऐसे डर रही हो। मैं तो बस देखने आई थी कि तुम लोग सो रहे हो या नहीं। अम्मा जमाई लेती हुई बोली, मुझे नींद आ रही है, ऐसा करो कि तुम भी सो जाओ, मैं सोने जा रही हूं। मैं बोली, अम्मा आज आप यहीं पर हम तीनों के पास सो जाएं। अम्मा गुस्से से बोली, तुम कौन सा अकेली हो, वो दोनों भी तुम्हारे साथ हैं। दरवाजा बंद करो और आराम से सो जाओ। अगली सुबह मैं उठी तो घर में हर चीज मौजूद थी। सब कुछ वैसे ही था, बस एक नहीं थे तो अब्बा नहीं थे। अब्बा के बगैर घर सूना सूना लग रहा था। मुझे अब्बा की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। अम्मा सुबह ही सर पर दुपट्टा और कंधों पर शाल ओढ़ते हुए बोली, आयशा तुम बहन भाइयों का और घर का ख्याल रखना, मैं स्टोर पर जा रही हूँ। मैं बोली, लेकिन आज तो अभी अब्बा को दूसरा दिन है, लोग क्या कहेंगे? अम्मा बोली, एक तो तुम हर बात और हर काम के दरमियान लोगों को ले आती हो, तुम क्यों दूसरों के बारे में इतना सोचती हो? अब अगर मैं यूं घर पर हाथ रखकर बैठी रही तो ये घर कैसे चलेगा और तुम लोगों के तालीमी अखराजात कहाँ से पूरे करूंगी? इन सब के लिए तो मुझे स्टोर पर जाना ही पड़ेगा। अब अगर सारा काम मुलाजिमों पर छोड़ दिया तो एक हफ्ते में स्टोर खाली कर देंगे और हम लोगों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं जो कह रही हूं वो करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। सारा दिन हम तीनों अम्मा के आने का इंतजार करते रहे, मगर वो शाम के वक्त घर लौटी। अम्मा को देखते ही मैं किचन में घुस गई। उस दिन पहली मर्तबा मैंने खाना बनाया। मैं बोली, अम्मा आप मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अम्मा बोली, तुम लोगों ने खाना खा लिया? मैंने हाँ में सर हिलाया तो वो कहने लगी, मैंने भी बाहर से खाना खा लिया है, इसलिए तुम खाना वाना छोड़ दो और जाकर सो जाओ। अभी हम लोगों को कमरे में गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि बाहर से किसी के चीखने की आवाजें आने लगी। वो मर्दाना आवाज थी और इतनी ऊंची थी कि उसकी आवाज के आगे अम्मा की आवाज दब जाती। मैं अपने बहन भाइयों से बोली, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लो, जब तक मैं ना आऊं दरवाजा मत खोलना। ये आवाजें घर के पिछले हिस्से की तरफ से आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती हुई जब वहां पहुंची तो मेरे सामने उसी दिन वाला मंजर था। अम्मा उसी मर्द के साथ खड़ी बातें कर रही थी। न जाने वो दोनों किन बातों पर उलझ रहे थे। वो आदमी अम्मा से बोला, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अम्मा बोली, प्लीज खुदा के वास्ते मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं पहले ही तुम्हें इतना कुछ दे चुकी हूं। तो वो आदमी बोला, तो मैं कब तुमसे स्टोर लेने का कह रहा हूं? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि ये स्टोर मेरे नाम कर दो, उसके बाद हम निकाह कर लेंगे। जो मेरा होगा वो तुम्हारा भी तो होगा ना? अम्मा चीख कर बोली, हरगिज नहीं, ये मेरे बच्चों का हक है और मैं उनका हक उनसे हरगिज नहीं छीनूंगी। वो आदमी कराहियत वाले लहजे में बोला, अच्छा तो अपना स्टोर अपने पास रखो, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अम्मा उसे उसकी शर्ट से खींचती हुई बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अम्मा उस आदमी के सामने फरियाद कर रही थी, मगर उसने अम्मा की एक न सुनी और वहां से चला गया। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं किन अल्फाज में अम्मा को तसल्ली देती। अम्मा जो घुटनों के बल बैठी जमीन पर रो रही थी, मैंने अम्मा के कंधे पर हाथ रखा तो वो मुझे देखकर रोने लगी। वो बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो मुझे छोड़कर चला गया सिर्फ इसलिए कि मैंने उसके नाम स्टोर नहीं किया, क्योंकि मैं उसकी नीयत जान चुकी थी। अम्मा मेरे साथ लगी सिसक कर रोने लगी। वो बोली, आयशा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अब्बा की भी मुजरिम हूं। मैं बोली, अम्मा ये सिलसिला कब से चल रहा है, आप कब से इस आदमी को जानती हैं? अम्मा बोली, मैंने तुम्हारे नाना नानी के खिलाफ जाकर तुम्हारे अब्बा से शादी की।
हम दोनों सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए यहाँ आए थे। मैं नहीं जानती थी तुम्हारे अब्बा के बाद भी मुझे किसी से मोहब्बत हो सकती है। हासिम मालिक मकान का बेटा था। वो बहाने से घर आता और उसने बातों ही बातों में मुझे अपने जाल में फंसा लिया। हर हफ्ते ये कोई ना कोई बहाना करके मुझसे भारी रकम लेता। तुम्हारे बाद से मुझे तुम्हारे अब्बा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं खुद को मैला कुचैला और गंदा इसलिए रखती थी ताकि तुम्हारे अब्बा मेरे करीब ना आए, मुझसे कराहियत महसूस करें। मैं आसिम की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी और ये बात तुम्हारे अब्बा पहले ही जान चुके थे। इसके बावजूद उनकी मोहब्बत में कमी ना आई। वो मुझे उतनी ही शिद्दत से चाहते थे और एक मैं बदनसीब थी जो उनकी मोहब्बत को ठुकराती रही और ऐसे इंसान के पीछे भागती रही जिसे सिर्फ दौलत की हवस थी और कुछ नहीं था। तुम्हें पता है हासिम आज क्या मांग रहा था? वो मुझसे स्टोर के कागजात मांग रहा था और कह रहा था कि स्टोर मेरे नाम करवा दो, उसके बाद मैं तुमसे निकाह करूंगा। जब मैंने उससे ये कहा कि ये स्टोर मैं हरगिज तुम्हारे नाम नहीं करूंगी, ये मेरे बच्चों का हक है, इसी बात पर आसिम भड़क उठा और चिल्लाने लगा, आयशा हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैं तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। मैंने ऐसे लालची इंसान के पीछे अपना सब कुछ गवा दिया। मैं बोली, अम्मा जो गलती आपसे हो चुकी है उसे मत दोहराएं, और फिर गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। बस मुझे एक बात का दुख रहेगा कि आपने अब्बा जैसे सच्चे और मुखलिस इंसान के साथ बेवफाई की। अब्बा तो आपकी जान जीते थे। अम्मा शर्मिंदा होते हुए मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। वो बोली, मैं तुम सबकी गुनहगार हूं। जो गुनाह मैंने किया है शायद मेरा अल्लाह भी मुझे उसके लिए माफ ना करे। मैं बोली, अम्मा एक लालची इंसान के लिए आपने अपना पूरा घर तबाह कर दिया। अम्मा अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोली, देखो आयशा, आज मैं खाली हाथ खड़ी हूं। शायद मेरे अल्लाह की तरफ से मेरे लिए ये सजा है उस गुनाह की जो मुझसे सरजद हो चुका है, मगर आज से मैं सच्चे दिल से तौबा करती हूं कि दोबारा मुझसे फिर कभी ये गुनाह सरजद नहीं होगा, बल्कि अपने बच्चों का हौसला और सहारा बनूंगी। अम्मा ने अपनी इद्दत पूरी की। इस दौरान मैं स्टोर पर जाती और अम्मा की हिदायत के मुताबिक मुलाजिमों को गाइड करती। इद्दत पूरी होने के बाद अम्मा ने रोजाना स्टोर जाना शुरू कर दिया। यह अम्मा की अनथक मेहनत का नतीजा था कि उस स्टोर ने सुपर स्टोर की शक्ल इख्तियार कर ली। काम के साथ साथ अम्मा हम बहन भाइयों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती। उन्होंने कभी हमें अब्बा की कमी महसूस नहीं होने दी थी। अब भी जब कभी मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि अगर अम्मा राह रास्त पर ना आती तो हम बहन भाइयों का क्या बनता। हमें सौतेले बाप के जुल्म झेलना पड़ते। मैं अपने रब की शुक्रगुजार हूँ जिसने बर वक्त अम्मा को हिदायत से नवाजा, और उसी हिदायत की बदौलत आज हम खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशक हमारे दरमियान अब्बा मौजूद नहीं है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।